मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तू किसी रेल सी गुज़रती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। आदाब नाज़रीन, मैं इरफान राही और आज के महफूज दुनिया के इस ख़ास पेशकश में जो हमारे मेहमान हैं वो हैं हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार, व्यंग्यकार, टिप्पणीकार जनाब फ़िरोज़ के सैफ़ी साहब। तो मैं उनका बहुत बहुत इस्तकबाल स्वागत करता हूँ। फ़िरोज़ साहब, आपका बहुत इस्तकबाल महफूज दुनिया की इस ख़ास पेशकश में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपकी जो साहित्य की जो एक सफ़र है साहित्य का, वो कैसे उसका आगाज़ हुआ, कैसे शुरुआत हुई उसकी? आगाज़ तो ऐसा कुछ विशेष रहा नहीं जी, बस कुछ किताबें पढ़ने का शौक़ था जी। किताबें पढ़ता रहा और जैसे जैसे समय बीतता गया, विचार बदलते गए, चीज़ें बदलती गई, साहित्य बदलता गया। पहले मैं व्यंग्यकार हुआ करता था, फिर प्रेम रस में डूबा जी। और अब कुछ जीवन की विविधताओं को मैं लिख रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपका जो ये साहित्य में ख़ासकर से व्यंग्य में और फिर आप प्रेम रस में डूब गए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल प्रेम रस को जिस तरीके से उल्लेखित किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं एक आकर्षण का माध्यम है और वाकई में बहुत अच्छी कविताएं आप करते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले एक ये सवाल करना चाह रहा था कि इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण रहा अध्यात्म। आध्यात्म? क्या बात है। मैं हमेशा से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता रहा, गौतम बुद्ध को पढ़ता रहा, रूमी को पढ़ता रहा। क्या बात है। तब पता चला मुझे सब कुछ जो है वो सब प्रेम ही तो है। हम जब जीते, जिसके लिए जीते हैं, हम जिसके लिए मरते हैं, वो प्रेम ही तो है। जिसकी हम कामना करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, वो प्रेम ही तो है। बाकी तो सब चीज़ें आपकी व्यावसायिक है जी, जो आपके जीवन में समय समय पर आती हैं और चली जाती हैं। सिर्फ एक प्रेम ही तो है जिसे आप सहेज कर रख सकते हैं। आप क्या मानते हैं प्रेम में, और जो कितने प्रकार के प्रेम आप समझते हैं आपकी नज़र में होते हैं? प्रेम का कोई प्रकार नहीं होता। क्या बात है। प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। इसको ना इसको परिभाषित किया जा सकता है और ना इसकी कोई व्याख्या हो सकती है। ठीक है, आप किसी फूल से प्रेम करते हैं, ठीक है, अगर आप उसको निहारते रहते हैं, उसको जाने देते हैं, तो वो प्रेम है। ये प्रेम नहीं है आपने उसको तोड़कर अपने पास रख लिया, तो ये तो एक तरह का अत्याचार हो गया। तो प्रेम में क्या होता है, अधिकांश लोगों की समस्या ये रही कि वो प्रेम, अपनी चाहत को प्रेम का नाम दे देते हैं। ये बात अलग है कि प्रेम का इजहार करने के लिए गुलाब के फूलों का सहारा लिया जाता है, रोज डे के रूप में उसको। वो तो एक बहुत फेमस कोट है जी, कि फूलों को नहीं तोड़ना जी एक वास्तविक प्रेम है, पर अगर हम उन्हें तोड़ेंगे उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ जो यूज़ है वो तोड़कर ही किया जाएगा। जी। तो प्रेम, खलील जिब्रान कहते हैं कि प्रेम अगर आपको आपको अगर राजकुमार बनाता है, अगर आपको मुकुट पहनाता है, तो आपको सूली पर भी चढ़ाता है। क्या बात है। तो बस यही है। और यदि आप अपने प्रेम में केवल सौभाग्य और पाने की अपेक्षा करेंगे जी, तो बेहतर है कि आप अपने प्रेम के आवरण से बाहर निकल आओ, क्योंकि प्रेम तो आपको कूटता भी है, आपको आपकी परीक्षा भी लेता है। अगर प्रेम है तो वो स्थिरता में रहेगा, उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैंने आपके लॉकडाउन में आपका ठलुआ चिंतन पढ़ा। ये एक ऐसा टॉपिक था, ठलुआ चिंतन, जिसे देख करके मतलब एक जो विषय है जो उसको आकर्षक मैं कह सकता हूँ, और पढ़ने पर मजबूर हुआ। मैंने देखा ठलुआ चिंतन, तो इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य था, या कैसे ठलुआ चिंतन का जन्म हुआ? ये हुआ लॉकडाउन से। जी। कुछ था ही नहीं करने के लिए मेरे पास, तो अब मैं सिर्फ पढ़ रहा था कुछ चीज़ों को ऐसे ही, और व्यंग्य की ओर मेरा रुझान था। तो मैंने ही एक ऐसे ही चिट्ठी लिख दिया, माननीय प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख दी, जो कि पूर्ण रूप से काल्पनिक और व्यंग्यात्मक थी। जी। उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। अब जब मैं उसको खुद से पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो सिर्फ फालतू आदमी ही लिख सकता है कोई, मतलब
तो फिर मुझे लगा हुआ ठल हुआ, लॉकडाउन में कुछ करने को काम था ही नहीं। बिल्कुल भाई आप उस वक्त तो हम टीवी का रिमोट, टीवी का चैनल बदलने को भी काम समझने लगे थे जी। उठ के पानी पीना, वॉशरूम जाना, ये भी एक काम लगने लगे थे, और कुछ था ही नहीं। सही बात है। तो फिर मैंने कहा यार बैठे बैठे तो आदमी ठलुआ चिंता नहीं कर सकता। कुछ ऐसे शब्द थे जो पहली बार सुनने को मिल रहे थे, क्वारंटीन जैसा शब्द है, और भी कई, फिर वैक्सीन आई, फिर वैक्सीन में कोवैक्सीन और 2 तरीके की बहुत सारे नाम ऐसे आए। जी जी जी। मैंने जो पहली अपनी व्यंग कविता लिखी वो कोरोना में ही लिखी थी। क्या बात है, क्या थी? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। उसकी पंक्ति सुनाना, जी बिल्कुल, मैं अभी एक मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। जो मैंने पहली कविता लिखी थी वो यही लिखी थी। 1 मिनट। आप टिप्पणी भी बहुत अच्छी करते हैं। आप हाँ। हाजिर जवाब जिसे उर्दू में कहते हैं, हाजिर जवाबी आपकी बहुत लाजवाब है। मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि आप बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं, और किसी भी गंभीर विषय को आप व्यंग्यात्मक रूप से इस तरीके से पेश करते हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है जी। तो मैं फिरोज साहब, वो जो आपने रचना लिखी थी लॉकडाउन में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम, जो एक मशहूर हुई आपके फेसबुक पर एक चिट्ठी, वो मशहूर हुई। मैं आपसे गुजारिश करूंगा हमारे दर्शकों को उसकी कुछ बानगी आप यहाँ सुनाएं। जी। मैं उसकी बानगी कुछ इस तरह से थी जी कि माननीय प्रधानमंत्री को सुनने से पहले मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि माननीय प्रधानमंत्री का देश हित में बोलना कितना महत्वपूर्ण होता है। अच्छा। प्रधानमंत्री को सुनने के बाद मैं प्रधानमंत्री को भगवान, अपने आप को भाग्यवान और पूर्व प्रधानमंत्री को देशद्रोही समान मानता हूँ। क्या बात है। और सरकार से आग्रह करता हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री की चुप्पी को राष्ट्र हानि मानते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाएं। ओहो। तो कुछ इस तरह से थी। क्या बात। मैं पढ़ दूंगा अभी। मैं ये हम जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। जी जी। वो पिछले दिनों ही हमारे बीच से स्वर्ग सिधार गए। तो एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के वो धनी थे, और उन्होंने देश को, जो हमारे संकट काल था, आर्थिक संकट से उन्होंने हमारे देश को निकाला, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर ये तो इनकी पंक्तियों के माध्यम से हाथ से व्यंग था। जी बिल्कुल। और वास्तविकता यही है कि जब भी हमारे इस समय का इतिहास लिखा जाएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल अवश्य। उनका जो काल है, कार्यकाल है, वो गोल्डन पीरियड रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो पहली रचना लिखी जी, वो कुछ इस तरह से थी। गालिब के पोते ने कोरोना के पावन अवसर पर कुछ का ऐसा कहा। क्या बात है। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे इवेंट निकले। इवेंट हमारा इवेंट प्रधानमंत्री है हमारा। बिल्कुल इवेंट जी। बहुत निकले मेरे अरमा रेडियो टीवी पर, मगर फिर भी कम निकले। क्या बात है। निकलना मुल्लों का मरकज से सुनते आए थे, मगर मौलाना निकलना मौलाना का जी, मरकज से निकलते सुनते आए थे मगर नजर में गोदी मीडिया के वो कोरोना नाम के बम निकले। क्या बात है, बहुत अच्छा व्यंग्य। फरार मौलाना मिल जाए घर कहीं तो उससे पूछे क्यों इतने जमाती कम निकले। ओहो, इसी पर कम निकले जी, फिर भी हमारे काम के बहुत निकले। चलवाए कोई खबर बस तो बस तिहाड़ी रूबी का या गोस्वामी के संग, ये वो जहरीली कलम है जो चश्मे भक्ति में यूं दम बदम निकले। क्या बात है। फर्क नहीं पड़ता इस कोरोना में हमारे जीने मरने का, भूखे मरे बंद कारखानों में या पैदल घर को मरकर हम निकले। क्या बात है। तो लेकिन इसी मुद्दे ने कहीं ना कहीं केजरीवाल से जो नाराज़गी जताई, बहुत सारे दिल्ली के अल्पसंख्यकों ने नाराज़गी जताई, और जो दिल्ली में अब जो हाल हुआ है आम आदमी पार्टी का जी, केजरीवाल जिसके सर्वे सर्वा हैं, कहीं ना कहीं वो गुस्सा उनको झेलना पड़ा। बिल्कुल। तो मैं अब आना चाहूँगा आपके दूसरे विषय पर, जो प्रेम को हम कंटिन्यूज़ करते हैं जी। जिस तरीके से आपकी जो रचनाएं हैं, मैं उसको देखता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। आप कितनी प्रेमिकाएं हैं आपकी? देखिए, जो सबसे प्यार करता है उससे कोई प्यार नहीं करता, ऐसा कहा जाता है। जो सबका दोस्त है, एक शेक्सपियर की बहुत फेमस कोट है, जो सबका दोस्त है असल में उसका कोई दोस्त नहीं है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ है अपना। और रहा प्रेमिकाओं का, तो सब मेरी प्रेमिकाएं हैं, जो भी मेरे से प्यार से बात करे। प्रेमिका का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? जो प्रेम से अपनी भावनाओं का आप पर निछावर करते हैं। एक बात इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि
जो आपकी एक मित्र मंडली है उसमें बहुत सारे ऐसे लेखक या बहुत सारे आपके ऐसे फैन फॉलोअर्स या आपके साहित्यकार मित्र होंगे, वो कौन कौन से हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे, जो जिनसे मिलना, जिनको पढ़ना, जिनके साथ जिनको पढ़ना? कुछ मित्र हैं जिनमें एक मेरी फेसबुक मित्र हैं, उनका असली नाम मुझे नहीं पता है, पर वो लिखती है विरह तृप्ति के नाम से। अच्छा। प्रेम का जो स्वरूप उन्होंने लिखा है, प्रेम का जो भाव उनके शब्दों में है, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। मतलब आप जब लिखती हैं तो दृश्य जीवंत हो जाता है कि विरह कैसी रही होगी, या पीड़ा कैसी रही होगी, या प्रेम कैसा रहा होगा। प्रेम उन्हीं से मुझे पता चला, प्रेम तो सिर्फ देने का नाम है, पाने की इच्छा तो स्वार्थ है। अच्छा, प्रेम तो सिर्फ देने का नाम है, पाने की इच्छा तो स्वार्थ है। पाने की इच्छा तो स्वार्थ है। और प्रेम का सबसे ज्यादा जो नुकसान किया वो केवल अपेक्षाओं ने किया। उम्मीदें ज्यादा लगा लेते हैं लोग। वो सिर्फ अपेक्षाओं ने किया, सिर्फ शिकायतों ने किया। प्रेम तो बहाव है, आपको बस बह जाना है बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शिकायत के। अच्छा, अपेक्षा के बाद अगर उपेक्षा हो तो फिर कैसा लगता है? प्रेम में कैसी उपेक्षा हो सकता है? होती हो। अगर आपको उपेक्षा प्रेम तो प्रेम नहीं है। फिर मीरा का प्रेम देखा आपने? कृष्ण तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, जो मीरा ने किया, वो तो उपेक्षा भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, पर फिर भी मीरा उनके लिए पागल थी। और जहां उपेक्षा हो रही है, वो उसी को देखकर प्यार कहते हैं। मैं वही कह रहा हूं, जहां उपेक्षा हो रही है, एटलीस्ट आप अपने प्रेम के समक्ष तो है जी। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या, प्रेम की जो जीत है वो तो इसी में है कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से अपने आप को कह पाए। वो प्रेम विषय पर आपकी कोई ऐसी कविता जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट उस पर आए हों? हाँ, प्रेम की। हाँ जी, मेरी एक कविता है जो सबसे ज़्यादा, तुम्हारा ध्यान स्पिरिचुअलिटी जी। प्रेम को समझने के लिए मुझसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। परिचित हो तुम पूर्णता प्रेम की गहराइयों से, पिरोना आता है खूब तुम्हें प्रेम के हर क्षण, हर भाव, हर शब्द को अपनी कविताओं और आलेखों की माला में। तुम्हारी साहित्यिक समझ करती है परिपूर्ण तुम्हें। बड़ी सहजता से संभाल लेती हो उमड़ते भावों का सागर यूं ही अपने भीतर, और छुपा जाती हो अपने असीम होते प्रेम को अपने ध्यान की ऊर्जा से। मतलब संयम, प्रेम का सबसे सीधा सा साथ है संयम से। और छुपा जाती हो अपने असीम होते प्रेम को अपने ध्यान की ऊर्जा से, अपने शांत एवं शीतल चित्त की अनंत गहराइयों में कहीं। क्या बात। तुम्हारे तेज मुख पटल पर अब कभी नहीं उभरता कैसा भी कोई भाव, किसी के प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, किसी हर्ष, मानो जैसे मोक्ष पा चुके हैं तुम्हारी सभी इंद्रियां भी। तुम्हारी प्रबुद्धता में समस्त पाप, पुण्य, सुख, दुख, भला बुरा, कारण अकारण, खोना पाना, लेन देन, ईर्ष्या, अपराध, दंड, क्षमा, इन समस्त भावों के पर्यायवाची तुम्हारे लिए मात्र एक शब्द प्रेम ही है। क्या बात है, बहुत खूब। और मेरे लिए इस असीम प्रेम का पर्यायवाची इस सृष्टि मात्र में सिर्फ एक ही शब्द है, वो हो तुम, सिर्फ तुम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। विरह पे भी आप लिखते हो? हाँ, विरह पे भी मैं कुछ लिखता हूँ। किसे आदर्श मानते हैं आप अपना साहित्य में, लेखकों में? हरिशंकर परसाई हैं। क्या अच्छा लगा? मुक्तिबोध, उनका जो व्यंग है। कौन सा? उनके बहुत सारे व्यंग हैं, जैसे एक बार जैसे कि ठिठुरता गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, उनकी तो सदाचार, हाँ काफी ड्रामे नाटक, सदाचार का तावीज जी। बेसिकली उस लेखक में सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? वो जब लिखते थे ना, सिर्फ लेखक थे। उन्होंने किसी धर्म विशेष को नहीं चुना, उन्होंने कभी व्यक्ति विशेष को नहीं चुना। उन्होंने अगर नेहरू के ऊपर लिखा तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण के ऊपर भी लिखा, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर भी लिखा, और किसी को नहीं बख्शा। क्या बात है। एक लेखक को सिर्फ लेखक होना चाहिए, ये सिर्फ उन्होंने बताया। एक लेखक को सिर्फ लेखक होना चाहिए। आज बड़े बड़े साहित्यकारों को, प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद का नाम क्या था? उनके पास एक फोटो खिंचाने के लिए एक शेरवानी नहीं थी ठीक से।
इसी प्रकार से बहुत सारे नागार्जुन गरीबी में मर गए, नागार्जुन चले गए, वो चले गए। और आज एक छोटे से छोटा पत्रकार भी भैया बड़ी गाड़ी में चल रहा है, तो वो तो सिर्फ ग्रीड है ना, स्वार्थ में। जब आप किसी व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधि हो जाएंगे जनता को छोड़कर, तो फिर मैं नहीं कहूँगा ये डर है, ये डर से कहीं ज़्यादा स्वार्थ है जी, और अवसरवाद है। फिरोज भाई, मैं आपसे एक बात पूछना ही चाह रहा था कि आज के दौर में जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें राजनीति का कितना प्रभाव है? जो मौजूदा राजनीति है या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, क्या प्रभाव आप मानते हैं कि साहित्य पर सत्ता का प्रभाव होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर बिना प्रभाव के साहित्य चलता ही नहीं है भाई। जो भी सत्ता में आया उसने अपने साहित्यकार चुने। आप कितने बढ़िया हैं, अगर आप विपक्ष के लेखक रहे हैं, जैसे एक बहुत फेमस था कि आप कौन, बोला मैं पत्रकार हूँ, किस पार्टी के? अच्छा, किस पार्टी के? तो ऐसे ही साहित्यकारों का है जी, यही साहित्यकारों का है कि भाई आप किसके लिए लिख रहे हो। आप सत्ता पक्ष में लिख रहे हो, विपक्ष में लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो हमेशा हर चीज़ पर हावी रही है। बट अभी क्या था, पहले क्या था, राजनीति पहले भी होती थी पर लोगों के पास कुछ आत्मचिंतन था, कुछ चेतनाएं थी, कुछ ज़मीर था। अभी इन सब का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। अभी तो सिर्फ प्रॉफिट, मुनाफा, ग्रीड और ये सब, इसी सब पे चल रहा है बस जी। हर शब्द की कीमत है। आज आज आर्टिकल कैसे लिखा जा रहा है कि भाई एक शब्द का आपको 3 रुपया मिलेगा, ऐसे ही तो मिल रहा है। तो ये साहित्य है, जब ऐसे चीज़ें बढ़ जाएंगी तो अच्छा साहित्य कहाँ से पढ़ने को मिलेगा? फिरोज साहब, एक ज़माना था पुस्तकों का, लाइब्रेरीज़ का, और एक बैठक हुआ करती थी, गोष्ठियाँ हुआ करती थी जिसमें साहित्य पर चर्चा होती थी। अब आज का जो ज़माना है सोशल मीडिया का है। क्या किताबों की जो महत्वपूर्णता पहले थी अभी भी बाकी है, या सोशल मीडिया हम पर बिल्कुल हावी हो चुका है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, किताबें, आप रेडियो के बारे में जानते हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से आज तक भी रेडियो की महत्वता कभी कम नहीं हुई, इसी प्रकार से किताबें हैं। किताबों की महत्वता कभी ख़त्म नहीं हुई। कितना ही सोशल मीडिया आ जाए, कितनी पीडीएफ्स आ जाए, पर किताबों की खुशबू कभी कम नहीं होगी। आप जाके देखिए बुक फेयर्स, रोज़ कितनी बुक्स लॉन्च हो रही हैं, इतनी सारी किताबें हैं, हम जान भी नहीं पाएंगे। तभी तो हो रही है ना कि लोग पढ़ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। चिंता का विषय किताबों की महत्ता नहीं है, चिंता का विषय है महंगाई, किताबों का मूल्य। वो बाज़ारवाद इतना आ गया है कि एक साधारण सी सादी किताब एक आम आदमी के लिए खरीदने बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो गवर्नमेंट को ना इस पे कुछ काम करने चाहिए। जो उनको मिलने वाली सब्सिडी है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। पब्लिकेशंस को कुछ रियायतें देनी चाहिए। बेसिकली अगर किताबें हमारी रीच में होंगी, जी हाँ, आपकी पहुंच में होंगी तो पढ़ेंगे ना जी। आज हम पेप्सी क्यों पीते हैं, आज हम चिप्स क्यों खाते हैं, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी तरह से पुस्तकों का एक छोटी किताब। लेकिन सरकार अब तो अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली पुस्तक मेला लगता है, फिर विश्व पुस्तक मेला लगता है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में पुस्तक मेलों के माध्यम से कहीं ना कहीं पाठकों को आमंत्रित किया जाता है, आकर्षित किया जाता है पुस्तकों की ओर, ख़ासकर से बच्चों को भी, ताकि आने वाली पीढ़ी भी पुस्तकों से परिचित हो और उनके साथ वो अपना एक गहरा रिश्ता कायम कर सके। तो बहुत अच्छा आपने बताया पुस्तकों के बारे में। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, कुछ आपके जो जैसे लेखक मित्र हैं, सुभाष चंद्र जी हैं और भी कई ऐसे हैं, उनका कुछ का आप जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, सुभाष चंद्र जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं जी। एक शकील अहमद सैफ साहब हैं जी, बहुत अच्छे वो बहुत अच्छे नाटककार हैं। पूनम अहमद इतनी आज के समय की इतनी ज़बरदस्त कहानीकार हैं। उनकी कहानियों को पढ़ें, चाहे बच्चे पढ़ें या क्या ज़बरदस्त लिखती हैं। आपके जैसे एक मित्र हैं, हमारे लेखक मित्र हैं संदीप तोमर, और उनकी कई पुस्तकें आई हैं। एक उनका नावल है 3 गर्लफ्रेंड। तो जब चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड आया था तो उन्होंने उसी ज़माने में वो लिखा, कुछ उस पर कहेंगे?
मैं 300 गर्लफ्रेंड लिख दूंगा। 300 लिख देंगे। आंकड़ा है। आंकड़ा है भाई, अगर प्रसिद्धि इसी से मिलनी है। एग्जैक्टली पता है क्या, आपको लोग क्या कर रहे हैं कि टाइटल को तरजीह दे रहे हैं। ठीक है, वो किताब का कवर देखकर ही जान लेना चाहते हैं कि इसमें क्या है, लिफाफा देख के मजमून पढ़ना चाहते हैं, जबकि ये संभव ही नहीं है। तो 3 गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, ये तो एक तरह से बाजारवाद की ओर ले जा रहा है ना जी। तो इसी तरह से सब बाजारवाद की ओर चला गया है। साहित्यकार है, चाहे साहित्यकार है या कवि है, सबको अपने आप को बेचना है। बिल्कुल। 2-3 टिप्पणियों और आपकी जो छड़िकाएँ हैं उनके माध्यम से मैं इस प्रोग्राम को जो है इख्तिताम करूँगा, उसका समापन करूँगा। तो आप कुछ अपनी टिप्पणियाँ, कुछ व्यंग्य हमारे दर्शकों को दें। टिप्पणियाँ में छोटी छोटी क्षणिकाएँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है, मुझसे कोई भी कुछ कहता है तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि हर समस्या का चुटकी में हल प्लीज़ कल। अच्छा, आज की कोई समस्या ही नहीं है जी। ठीक है ना। भाड़ में जाए कर्तव्य, ऐसी तैसी काम की। पूरा देश सरकार खा रहा है तो हम भी खा लेंगे आराम की। अच्छा, क्या बात है, वाह। तो इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे से जुमले हैं जी, वो चल जाते हैं बस कभी कभी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दर्शकों, ये थे फिरोज़ के सैफ़ी साहब, जो कि हिंदी में अपना लेखन जारी रखते हैं और हिंदी कविताओं के माध्यम से ये अपनी बात, व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। आज महफूज दुनिया की इस ख़ास पेशकश में ये हमारे स्टूडियो पधारे, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपसे ये वादा करते हैं कि आइंदा फिर किसी ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।